नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का ददेव आईएएस एकेडमी में। और इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं भूगोल संबंधित सीरीज़, और इसका ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम कंप्लीट करेंगे भौतिक भूगोल से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, भौतिक भूगोल संबंधित एमसीक्यू पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है, 1995 से लेकर 2019 तक के। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम पोर्शन कवर कर चुके हैं वो है भारत का इतिहास से संबंधित, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्षों में ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने कंप्लीट किया था राज्य व्यवस्था एवं सुशासन, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज और लोक नीति या न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे। ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखा तो जो चैनल है, चैनल पर जाकर आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक वर्तमान का वो है भूगोल। ठीक है, भूगोल में ये पार्ट है यहाँ पे भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और कृषि। ठीक है, इन सभी से संबंधित यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे लिखी गई है। लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में, और लगभग 50 वीडियोस में आएंगे, 50 सेट आएंगे इसके। ठीक है, तो इसमें देखिए 500 क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट कवर करेंगे। कैसे होंगे? डायरेक्ट होंगे। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन भी आते हैं। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे किस प्रकार गलत है या क्यों वो यहाँ पे सही नहीं है उस प्रश्न के लिए, वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस प्रकार कितने हो गए? 2000। ठीक है, तो 2000 लगभग टॉपिक को हम यहाँ पे टच करने वाले हैं इस जो सीरीज़ में। ठीक है, इसमें जो 50 सेट आएंगे उसमें, और ध्यान रहे एक सेट आता है लास्ट में, सारे जो सेट है उनको मिला के, ताकि सभी क्वेश्चन, ठीक है, जो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है आप एक ही वीडियो में इसको कवर कर सकें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल का ये एमसीक्यू वाला पोर्शन। यहाँ पहला प्रश्न है, उल्का है। उल्का क्या है ये हमको बताना है यहाँ पे। उल्का या फिर मेटियोर क्या है? ये सवाल पूछा गया 1995 में। ठीक है, 1995 में ये पूछा गया है। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। तीव्र गति से चलता तारा, दूसरा है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, या फिर तारामंडल का भाग, या फिर पुच्छहीन धूमकेतु। तो उल्का क्या है? उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। तीव्र गति से चलता तारा नहीं है, तारामंडल का भाग ये नहीं है, पुच्छहीन धूमकेतु के अंतर्गत इसका उत्तर नहीं आएगा। उल्का से संबंधित यहाँ पे उत्तर है, इसका है बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ठीक है, आंसर है इसका बी। ये टूटने वाले तारे अर्थात चमकीली लकीर की भांति दिखाई देते हैं, और वास्तव में उनका एक ठोस आकाशीय पदार्थ होता है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण चमकने लगता है, और कभी कभी ये आकाशीय टुकड़े पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। ठीक है, तो किसके कारण ये चमकता है आप याद रखिए, और ये प्रश्न के बारे में हमने यहाँ पे देखा। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ध्यान रहे सवाल 1995 में पूछा गया है, तो इससे संबंधित हम इसका उत्तर देखेंगे, क्योंकि जो बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए गए हैं, वो अभी वर्तमान में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। तो 1995 में सवाल पूछा गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पे कच्छ की खाड़ी इसका उत्तर है, आंसर इसका डी। और ये बाकी पहले ही ये यहाँ पे शामिल किए जा चुके या फिर आरक्षित किए जा चुके थे। इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर डी है। हम और बात करते हैं इसमें कौन कौन से अभी तक वर्तमान में घोषित किए जा चुके हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। देखिए यहाँ पे पहला है नीलगिरी 1986 में, नंदा देवी 1988 में, नोकरेक 1988 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, मन्नार की खाड़ी है 1989, मानस 1989 में, और सुंदरवन 1989 में। ठीक है, तो ये हो गए 7 यहाँ पे। और हम देखते हैं सिमलीपाल 1994 में, डिब्रू सैरवोवा 1997 में इसको घोषित किया गया, देहांग देवांग 1998 में, और 11वां है पचमढ़ी 1999 में, अगस्त मलाई 2001 में, कंचनजंगा सन 2000 में, अचानकमार अमरकंटक में ये सन 2005 में ये घोषित किया गया। ये क्षेत्र कच्छ 2008 में घोषित किया गया, शीत रेगिस्तान 2009 में, और शेषाचलम पहाड़ियाँ 2010 में, और ये है पन्ना 2011 में। ठीक है, तो ये 18 है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्तमान में है वो भी हमने देखा, और इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं कि ये 4, एक ऑप्शन तो हम देखेंगे ये 4 जो 3 नहीं है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
इसी प्रकार ये सीरीज चलने वाली है। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक ताप डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ताप है तो यहाँ पे किसमें दर्शाया गया, डिग्री सेल्सियस में, और माध्य मासिक वर्षा सेंटीमीटर में यहाँ पे दर्शित है। 1995 का सवाल है, इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं। और प्रश्न हमको देखना है यह संसार के किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है या फिर किस जलवायु क्षेत्र को इंडिकेट करता है। ये वाला ग्राफ यदि दे दिया जाए तो हमें किस जलवायु क्षेत्र का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ में जाते हैं। औसत ताप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये वाई अक्ष में दिए गए हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक मिनट, ये वाई अक्ष ऐसे में नहीं है, ये औसत ताप सेल्सियस में यहाँ दिया गया है और दूसरा है औसत वर्षा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ताप यहाँ पे है डॉटेड वाले लाइन, ठीक है, ये डॉट ये इस प्रकार का ये है, यहाँ पे दर्शाया गया है ताप। और यहाँ पे वर्षा, ठीक है, वर्षा ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रही है ग्राफ में। और यहाँ पे नीचे दिए गए महीने, ठीक है, ये महीने यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमको ये बताना है कि यह किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ 15 से ऊपर, मतलब ये 17-18 करीब से शुरू हुआ है, फिर ये 20, फिर 25, फिर 25, फिर कम होता गया, फिर इधर कम आया, लास्ट में कहाँ गया ये, फिर 15 में। ठीक है, ये जो औसत ताप का है, ये औसत ताप के बारे में यहाँ बता रहा है। और दूसरा ये है औसत वर्षा, ठीक है, औसत वर्षा यहाँ पे बताई जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे औसत मतलब ये 10 से 15 के बीच में है, ये तीनों ग्राफ है। फिर यहाँ पे कौन सा महीने में, जनवरी, फरवरी और मार्च में। ठीक है, अप्रैल में हम बात करें तो अप्रैल में ये बढ़ा, 20 से 25 के बीच में इसका ग्राफ गया। फिर यहाँ पे मई, जून, मई में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा हुई है, ये 30 के आसपास पहुँच गई। ठीक है, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रहे। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर बोलूँ, सेंटीमीटर आप समझ जाएंगे यदि वर्षा की बात हो रही है और ताप की बात हो रही है डिग्री सेल्सियस में। ठीक, फिर यहाँ पे जून में हम देखें तो ये थोड़ा सा कम हुआ, जुलाई में और कम हो गया, अगस्त में और कम हो गया। और यहाँ पे देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये इस प्रकार का हाल रहा। तो हमको ये बताना है कि ये किस महीने ये किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है, किस जलवायु क्षेत्र को इंडिकेट करता है। आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंध, वर्षा युक्त उष्णकटिबंध, अर्धशुष्क उष्णकटिबंध क्या, या फिर शीतोष्ण समुद्री का। तो यहाँ पे शीतोष्ण समुद्री का ये नहीं है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंध का भी ये नहीं है, वर्षायुक्त उष्णकटिबंध का भी नहीं है, ये है आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंध का, यानी आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। ग्राफ में 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्शाया गया है, इसलिए ग्राफ द्वारा आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंध क्षेत्र दर्शाया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। ठीक, कटिबंध के बारे में आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी यानी ये हमारी धरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री पे। ठीक है, इसकी पोजिशनिंग यहाँ पे 0 डिग्री पे है। यहाँ पे देखिए, ये कर्क रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में नीचे में है, ये विषुवत रेखा है, ये जो मध्य में है। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ से यदि टॉर्च मारेंगे, ठीक है, टॉर्च तो मान ही सकते हैं, मान लीजिए सन है, ठीक है, या फिर हाँ, टॉर्च का एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो सही समझ में आएगा, सन में अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सन को आप बाद में समझिए। ये देखिए, ये टॉर्च है, मान लीजिए, टॉर्च थोड़ी अच्छी से बना दूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये टॉर्च है मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये टॉर्च है, ये बटन है, इसको बटन चालू किया आपने, तो ये देखिए, यहाँ से ये इसकी लाइट्स आएगी, इस प्रकार से लाइट यहाँ पे आएगी। तो ये देखिए, इस वाले एरिया में सीधी पड़ रही है लाइट, किस वाले एरिया में, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे ये लाइट थोड़ी तिरछी पड़ेगी, ये जो प्रकाश है, प्रकाश थोड़ा झुक जाएगा, इस प्रकार से ये जाएगा। और हम ऊपर की बात करें तो यहाँ तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा प्रकाश। ठीक है, ये वाले एरिया में बात कर रहे हैं, ये जो पोल वाला एरिया है, ध्रुव वाला, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले एरिया हम देखते हैं, तो यहाँ पे प्रकाश
बहुत कम पहुंच पा रहा है, ठीक है, सूर्य की किरणें अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, तो वहाँ पे कौन सा एरिया रहेगा, ठंडा, ठीक है, ठंडा ठंडा जो एरिया वहाँ पर रहेगा, यानी हम उससे संबंधित ठंड को क्या बोल सकते हैं, शीत, ठीक है। तो यहाँ पे कटिबंध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में 23.5 डिग्री उत्तर से लेके साढ़े 66 डिग्री उत्तर के बाद का एरिया, ठीक है। इस वाले एरिया को हम कुछ और बोलेंगे और इस वाले एरिया को हम कुछ और बोलेंगे, ये देखिए। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है कौन सा एरिया, 23.5 डिग्री उत्तर से ऊपर वाला एरिया, ये है शीत, ठीक है, शीत कटिबंध। कौन सा एरिया है, शीत कटिबंध। ये हम बात किए उत्तर की। अब दक्षिण में हम बात करते हैं तो 66.5 डिग्री दक्षिण से लेके ये ऊपर वाले एरिया है, वो भी है यहाँ पे शीत कटिबंध। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्रुव, यहाँ उत्तर ध्रुव है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, उत्तरी शीत कटिबंध, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं। इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं, सीधी पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इसको उष्ण से यहाँ पे दर्शाएंगे, उष्ण, यानी यहाँ पे गर्मी होगी, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। कौन सा हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंध। ये वाला एरिया, ये जो डार्क डॉटेड ये वाला ये दिए गए, वो हो जाएगा उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक का। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा था, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी पड़ रही थी, कहाँ पे, इस वाले एरिया में। ये 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 66.5 डिग्री दक्षिण तक, और ऊपर हम बात करें उत्तरी ध्रुव में तो 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 66.5 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। तो ये दोनों एरिया को हम समझेंगे। ये देखो, इसके ऊपर का एरिया शीत कटिबंध है, इसके नीचे का उष्ण कटिबंध है, लेकिन ये बीच वाले एरिया है, तो इन दोनों के नाम को हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। यानी ना तो यहाँ ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। सबसे ऊपर की बात करते हैं, यहाँ ठंडा है, ये एरिया भी ठंडा है, और ये वाला एरिया गर्म है। लेकिन इसकी बात करें तो ये ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, ये मीडियम वाला है। तो इसको हम बोलेंगे शीत उष्ण। क्या बोलेंगे, शीत उष्ण, या हम इसको बोल सकते हैं शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध इसको बोलेंगे। ये देखिए, यदि ऊपर साइड का है यानी उत्तर ध्रुव का है तो इसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण साइड का है तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। आई होप ये कटिबंध का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस प्रकार हम इसको बोलते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे था, इसका आंसर यहाँ पे ए है। इस प्रकार आपने एक जो नई चीज़ है वो यहाँ पर सीख ली, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। यदि आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं, विली विली है। विली विली क्या है, 1995 सवाल पूछा गया है। एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, क्या है, वृक्ष है। चलिए हम चेक करेंगे आगे। ये एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, ये हवा। तीसरा है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंध चक्रवात। लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का प्रकार। ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार आप प्रश्न में हाईलाइट भी कर सकते हैं या फिर राउंड लगा सकते हैं कि विली विली से संबंधित जो टर्म इंडिकेट कर रही है वो क्या है, ठीक है। तो विली विली एक वृक्ष नहीं है, हवा भी नहीं है, मछली का प्रकार भी नहीं, ये एक चक्रवात है, ठीक है। विली विली क्या है, चक्रवात है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। तो आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। यहाँ पे हम देखते हैं विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण चक्रवात है। यह तिमोर सागर पर उत्पन्न होता है, वह ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में वर्षा लाता है, ठीक है। इससे संबंधित यदि आपको और भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आया है क्या, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये वाला है विली विली, ठीक है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है विली विली। लेकिन मान लीजिए आपको और कोई शब्दावली आ जाए चक्रवात संबंधित जो समुद्र से संबंधित होते हैं, टाइफून्स, हुरिकेन्स, टॉर्नेडोस, विली विली और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। इसके बारे में तो हमने देख लिया, बाकी ये चार के बारे में भी आप समझ लीजिए। टाइफून्स कहाँ पे आते हैं, चाइना सी और पैसिफिक ओशन के अंतर्गत ये आएंगे, ठीक है। ये वाला एरिया, ये देखिए टाइफून्स यहाँ पे लिखा है, टाइफून्स, ठीक है। तो इस वाले एरिया में ये आता है चक्रवात, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे टाइफून्स, हम नहीं बोलेंगे, मतलब जो चाइना वाले लोग हैं, चाइना सी और पैसिफिक, जो चाइना वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, चाइना सी और पैसिफिक ओशन में जो चक्रवात आता है उसको टाइफून्स बोलते हैं, ठीक है। वो लोग बोलते हैं तो हमको ही मानना पड़ेगा भैया उसका नाम वो है, ठीक है। अगला है हुरिकेन्स। हुरिकेन्स कहाँ पे आएगा, वेस्ट
इंडियन आइलैंड इन द कैरिबियन सी एंड एटलांटिक ओशन। इस वाले एरिया में आएगा हुरिकेन्स, ठीक है, ये है हुरिकेन्स, आप देख सकते हैं। टॉर्नेडोस इन द गुनिया लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड साउदर्न यूएसए, ये टॉर्नेडो इस वाले एरिया में आएगा। अगला है ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से इसे जाना जाएगा। तो किस एरिया में किस नाम से इसको जाना जाएगा ये आपको याद रखना आवश्यक है, ठीक है। ये सवाल इससे आया है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आया है। अगले सवाल इससे भी आ सकते हैं, ठीक है, टाइफून, हुरिकेन, टॉर्नेडो या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन। यदि इनसे सवाल आए तो आप सतर्क रहें, और मैंने आपको बता दिया कौन से एरिया से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। 1995 में सवाल पूछा गया। सर्वाधिक माध्य ऊंचाई हम देखते हैं अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो सबसे सर्वाधिक माध्य ऊंचाई यहाँ पे है अंटार्कटिका की, आंसर है इसका ए। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की सर्वोच्च औसत ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह महाद्वीप लगभग 7100 फीट यानी 2200 मीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिव है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विंसन मैसिव, तथा माउंट इंड्रेवस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये देखिए, इस प्रकार आपको एक प्रश्न संबंधित काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अवलोकन है ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले ये इसकी पोजीशन है अंटार्कटिका की, जो इसका उत्तर है अंटार्कटिका। ये देखिए, ये यहाँ पे अंटार्कटिका विश्व के नक्शे में, ठीक है। अगला सवाल है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए ये मंडल यहाँ पे दिए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल यहाँ पे दिए गए हैं। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर भी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, क्षोभ मंडल ही है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा यहाँ पे आवश्यक है? तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आवश्यक है यहाँ पे आयन मंडल। क्यों? क्योंकि आयन मंडल यदि नहीं होता तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है वो वातावरण से बाहर चली जाती, वो वापस नहीं आती, इससे टकरा के ये वापस आती है, ठीक है। और इसके बाद लगता है कौन सा? बहिर्मंडल, ठीक है। आयन मंडल बाहर कौन सा है? बहिर्मंडल। तो यहाँ पे इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है आयन मंडल, आंसर है इसका डी, आंसर है इसका डी। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आयन मंडल उत्तरदायी है, और यदि आयन मंडल नहीं होता तो ये रेडियो तरंगे अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती, और पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण सुनना संभव नहीं होता, ठीक है। आयन मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। और आयन मंडल कई परतों DEFG में बटा हुआ है, और आयन मंडल के बाद वायुमंडल प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए, आयन मंडल के बाद कौन सा हो जाएगा? वायुमंडल यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका डी। अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। 1996 का सवाल है। तो सवाल हम देखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है, ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। पहले देखिए, जो कथन और कारण वाले आते हैं, पहले तो ये वाली लाइन पढ़िए आप, ठीक है, पहली वाली, और फिर पहुंच जाइए कि प्रश्न की मांग क्या है, ठीक है। प्रश्न की मांग यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा सही वाला पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, कौन सा गलत है ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या क्या होता है, ये गलत वाले पूछ लेते हैं, कुछ प्रश्नों पूछ लिए जाते हैं। तो हमको पहले फिल्टर लगाना है कि हमको सही चेक करना है कि गलत चेक करना है, उसके बाद ही चीज़ों को पढ़ना है, ताकि जो हमारा माइंड है वो एक्टिव रहे कि क्या चीज़ हमको वहाँ से छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही वाले पूछे गए हैं, तो हम कथन और कारण हम समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्षा होती है। भूमध्य रेखा ये हमारी पृथ्वी है, ये मध्य की रेखा, इसको बोलेंगे, ठीक है, 0 डिग्री। अगला कारण हम देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के साथ संवहनी वर्षा होती है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये कारण यहाँ पे सही है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है। इससे संबंधित कूट हम देख लेते हैं। ए और दो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है।
तो ये कथन क्या सही है? ए कथन, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे सही चेक किए। और आर ए की सही व्याख्या करता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका ए। बाकी को चेक कर सकते हैं, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा ए। कथन सत्य है एवं कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उच्च ताप के कारण वायुमंडलीय पवनें गर्म होकर ऊपर उठती है, वह ठंडी होने लगती है और फिर संघनित होकर वर्षा लाती है। ऊपर उठी गर्म पवनों का स्थान ठंडी पवनें ले लेती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर रहेगा ए। अगला सवाल हम देखते हैं। नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, सेम प्रजाति का प्रश्न है। 1996 का ये सवाल है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको आना है कि प्रश्न की मांग क्या है। ठीक है, ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। ये देखिए हमारे माइंड में फिल्टर आ गया, सही वाला हम चेक करेंगे। कथन और कारण हम चेक करते हैं। कथन हम देखते हैं, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। क्या सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला है दूसरा कारण। ये कारण हमको चेक करना है कि इससे संबंधित है या नहीं। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा का उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ ये कारण भी बिल्कुल सही है। ठीक, कथन और कारण दोनों सही हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कूट के अंतर्गत ए और दो दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन से संबंधित कारण क्या है, क्या ये स्पष्ट कर रहा है इसको? हाँ ये बिल्कुल कर रहा है, हमने यहाँ पे चेक किया है। तो ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। बाकी आप चेक कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ए। दोनों ही कथन सत्य है और कारण की भी उपयुक्त व्याख्या की गई है। और मैंग्रोव वन उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों के सीमावर्ती भागों में मिलती है और मैंग्रोव तटीय रेखा को स्थायित्व प्रदान करते हैं और ये सागरीय अतिक्रमण के विरुद्ध एक प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं तथा विशिष्ट वनीय परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला सवाल है, हीरक वलय का दृश्य है, हीरक वलय एक दृश्य है जिससे देखा जा सकता है। डायमंड रिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हीरक वलय डायमंड रिंग इसको बोलते हैं। 1996 में सवाल पूछा गया। इसको कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में नहीं अंत में, ये दोनों ही जगह देख नहीं सकते इसको। और ये है केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर, तो ये भी नहीं है। तो केवल पूर्णतः पंथ क्षेत्र के परिधीय क्षेत्रों पर इसको देखा जा सकता है। आंसर है इसका सी। डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिवलय क्षेत्र में दिखाई देती है। सूर्य के परिवलय क्षेत्र में, ये देखिए परिवलय क्षेत्र यहाँ पे ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई देती है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी है? 1997 में सवाल है। इस सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ऑप्शन यहाँ पे है, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, हिंद महासागर में एक स्थल परिबद्ध महासागर है, हिंद महासागर में लवणता की अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो क्या है इसका आंसर? देखो यहाँ पे हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए इनमें से कारक उत्तरदायी है, तो वो है बी वाला आंसर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है आंसर इसका बी। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। कौन सा प्रवाह पाया जाता है? मानसूनी प्रवाह। इसलिए यहाँ पे हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन यहाँ पे होता है। ठीक है, हिंद महासागर में मानसूनी ड्रिफ्ट के कारण महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आंसर इसका बी। तो ये सेट यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, सेट 1 यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम चलेंगे सेट 2 की तरफ। तो सेट 2 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।